हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम जानने वाले हैं अपने नेक्स्ट किंगडम के बारे में, दैट इज किंगडम प्रोटेस्टा। तो लास्ट सेशन में हमने किंगडम मोनेरा कंप्लीट किया, यानी कि हम आरएच विटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हुए अपने सारे किंगडम्स कंप्लीट करने वाले हैं। तो किंगडम मोनेरा में वो ऑर्गेनिजम्स थे जिनमें बेसिक सेलुलर स्ट्रक्चर था, यानी कि फ्री न्यूक्लियर मटेरियल था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट थी, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं थी, 70 राइबोसोम्स थे, है ना। अब वो ऑर्गेनिज्म से थोड़े एडवांस ऑर्गेनिजम्स पे हम आ रहे हैं, यानी कि यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करेंगे हम इस किंगडम में। लेकिन किंगडम प्रोटेस्टा में जो यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है वो कभी भी मल्टी सेल्यूलर अरेंजमेंट नहीं लेते, यानी कि दे आर यूनिसेल्यूलर यूकेरियोट्स। यूनिसेल्यूलर यूकेरियोट्स यानी कि सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होंगे, 80s राइबोसोम्स होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी और न्यूक्लियर मटेरियल यानी कि आपका जेनेटिक मटेरियल उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पैक्ड होगा। तो सेल का स्ट्रक्चर एडवांस हो गया है, पर मल्टी सेलुलर यानी कि बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी अब एडवांस लेवल पे नहीं आई है, ठीक है। और ये किंगडम प्रोटेस्टा में हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क आप समझ सकते हो कि किंगडम प्रोटेस्टा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स है ना वो वैरायटी ऑफ नेचर रखते हैं, यानी कि इनके केस में आप देख पाओगे कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें सेल वॉल होगी लाइक प्लांट्स, और कुछ ऐसे होंगे जिनमें सेल वॉल नहीं है, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो एनिमल लाइक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, और कुछ फंजाई लाइक सेप्रोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और कुछ ऐसे हैं जो स्ट्रिक्टली ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। तो आपको हर वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इस पर्टिकुलर किंगडम में मिलेंगे। सो इसीलिए कहा जाता है कि किंगडम प्रोटेस्टा एक इंपॉर्टेंट लिंक बनाता है बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपको एक कनेक्टिंग लिंक भी यहाँ पे दिखेगा, हम उसकी एग्जाम्पल भी स्टडी करेंगे। तो इंपॉर्टेंट लिंक क्यों है? क्योंकि ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं इस किंगडम में जो प्लांट लाइक फीचर रखते हैं, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो एनिमल लाइक फीचर्स रखते हैं। और ये ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं ऐसे एरियाज में जहां पे मॉइस्चर हो, यानी कि मॉइस्ट हैबिटेट में पाए जाते हैं। मोस्टली एक्वेटिक है ऑर्गेनिजम्स, और जहां पे अबंडेंस होगा मॉइस्चर का वहां पे ये अवेलेबल होंगे। और कुछ फॉर्म्स आपको पैरासिटिक भी दिखेंगी, तो एंडोपैरासिटिक फॉर्म्स भी हैं, मेनली आपको दिखेंगी आपकी लास्ट कैटेगरी में, लास्ट ग्रुप में जो हम किंगडम प्रोटेस्टा में स्टडी करेंगे। किंगडम प्रोटेस्टा में ऑर्गेनिजम्स जो है वो यूनिसेल्यूलर यूकेरियोट्स हैं। इंपॉर्टेंट लिंक है प्लांट और एनिमल्स के बीच में, और मॉइस्चर में यानी कि गीली जगह पे रहना पसंद करते हैं जहां पे बल्क ऑफ मॉइस्चर हो। फाइन। कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, फिर डील करेंगे हम इनके इंपॉर्टेंट ग्रुप्स के बारे में। तो सबसे पहला तो बात करते हैं कि न्यूट्रिशन के बारे में, कि कैसा न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। तो मैंने अभी कहा कि ये ऑर्गेनिजम्स जो है वो हर तरह का न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से एनिमल्स और प्लांट्स दोनों से ही रिलेटेड रहते हैं। तो फिलहाल मैं उनको कैटेगराइज कर रही हूँ न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड में। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें खाना ऑर्गेनिज्म खुद बनाता है, एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रहता है फॉर अटेनिंग फूड। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहेगा और हेटेरोट्रॉफिक, दोनों तरह के मोड्स रहते हैं, जिसमें से ऑटोट्रॉफिक मोड में आप देख पाओगे जैसे कि यूग्लिना, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैं मेंशन कर रही हूं यहाँ पे। तो एग्जाम्पल में है यूग्लिना, डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करने वाले हमारे पास डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, बट पहले मैं उनको कैटेगराइज करूंगी कुछ पर्टिकुलर लेवल्स पे। कुछ ऑर्गेनिजम्स आपको ऐसे दिखेंगे जो स्ट्रिक्टली पैरासाइट्स हैं, जैसे मैंने यहां भी कहा आपको बॉडी के अंदर रहने वाले पैरासाइट्स मिलेंगे, होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, डिजीज कॉज करेंगे, है ना। प्लाज्मोडियम इसी किंगडम से है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो अमीबिक डाइसेंट्री कॉज करता है वो भी किंगडम प्रोटिस्टा से ही बिलोंग करता है।
तो पैरासिटिक नेचर अडेप्ट करते हुए ये न्यूट्रिशन एक्वायर करते हैं। उसके बाद आपको सेप्रोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखेगा। स्लाइम मोल्स सेप्रोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, यानी कि ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पड़े हुए, यानी कि कोई भी डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होगा उसको अपनी बॉडी के बाहर ही डाइजेस्ट करेंगे। हम अपना खाना बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं, बट सेप्रोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में खाना बॉडी के बाहर डाइजेस्ट होता है, जो ऑर्गेनिज्म खुद एंजाइम रिलीज करके डाइजेस्ट करता है। तो डाइजेस्ट होने के बाद जो सिंप्लीफाइड न्यूट्रिएंट्स होंगे वो ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। और इसी के अपोजिट न्यूट्रिशन जो हम फॉलो करते हैं दैट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो भी इस कैटेगरी में देखने को मिलेगा। एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज एनिमल लाइक न्यूट्रिशन, को एनिमल लाइक न्यूट्रिशन भी कहा जाता है। तो ये पर्टिकुलर चीजें हैं जो किंगडम प्रोटिस्टा की प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स है, मॉइस्ट हैबिटेट रहेगा, और ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये फॉलो करते हैं, ठीक है। सो रिप्रोडक्शन की भी बात कर लेते हैं कि रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स कैसे रहेंगे इनके केस में। सो रिप्रोडक्शन में भी जैसे न्यूट्रिशन के केस में था आपको ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों मोड्स दिखे, वैसे ही ये ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल और एसेक्सुअल मोड्स दोनों ही फॉलो करते हुए दिखते हैं, यानी कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी है और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी है। एसेक्सुअल मोड बहुत ही कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो हमने मोनेरा के केस में भी देखा, दैट इज बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन देखने को मिलेगा। अगेन यूग्लिना बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, यूग्लिना में देखने को मिलता है। पैरामीशियम जो किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है वो भी बाइनरी फिजन शो करेगा। बडिंग और स्पोरुलेशन वो भी है। स्पोरुलेशन भी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी कैटेगरीज के साथ, किस तरीके से स्पोरुलेशन होता है, यानी कि स्पोर फॉर्मेशन होगा। बडिंग देखने को मिलती है इन ऑर्गेनिजम्स में। सो डिफरेंट मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेंगे इस किंगडम प्रोटिस्टा में। सो बाइनरी फिजन, स्पोरुलेशन, बडिंग, राइट। बट एसेक्सुअल मोड के अलावा सेक्सुअल मोड भी कुछ ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगा। इस केस में क्या होता है, फ्यूजन होगा गैमीट्स का, और ये गैमीट्स फॉर्म होंगे इन्हीं के बॉडी के सेल से, क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं तो ये इस तरीके से यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स अपनी बॉडी से प्रोड्यूस करते हैं जो अल्टीमेटली गैमीट फॉर्मेशन करेंगे, फाइन। तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर से ही, यानी कि वेजिटेटिव सेलुलर स्ट्रक्चर से ही इनके गैमीट्स की फॉर्मेशन होगी। बहुत ही प्रॉपर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इनके केस में डेवलप नहीं हो सकते क्योंकि ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है ना। सो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स रहेगा और अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म जो है जाइगोटिक स्ट्रक्चर से होते हुए जाइगोट फॉर्मेशन करते हुए न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप करेगा, फाइन। सो इस तरीके से कुछ प्रॉपर्टीज हैं किंगडम प्रोटिस्टा की। अब हम बात करेंगे इसकी कुछ कैटेगरीज के बारे में। मैं 3 पर्टिकुलर कैटेगरीज के अंडर किंगडम प्रोटिस्टा के ग्रुप्स को क्लासिफाई करने वाली हूं। तो किंगडम प्रोटिस्टा में जो ग्रुप्स हैं, सबसे पहले तो रहेगा क्राइसोफाइट्स, दूसरे रहेंगे डाइनोफ्लैजिलेट्स, तीसरे यूग्लिनॉइड्स, फोर्थ स्लाइम मोल्स एंड फिफ्थ प्रोटोजोन्स। ये 5 ग्रुप्स हैं जिनको मैं 3 कैटेगरीज के अंडर डिवाइड करने वाली हूँ। और वो कैटेगरीज किस बेसिस पे है, उनके न्यूट्रिशन के बेसिस पे, कि किस तरीके का न्यूट्रिशन वो अडेप्ट करते हैं। तो कौन कौन सा न्यूट्रिशन मेनली आपने देखा, ऑटोट्रॉफिक मोड, या फिर वो बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं, एक्सटर्नल बॉडी के बाहर डाइजेस्ट हुआ हुआ फूड एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कि पैरासाइट्स और सेप्रोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। यही मोड्स देखे आपने। ऑटोट्रॉफिक है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से डायरेक्ट न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना या बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करना, इसी तरीके से। सो वी हैव 3 पर्टिकुलर कैटेगरीज जिसके अंडर 5 ग्रुप्स हैं।
वो 3 कैटेगरीज पहले तो आएगी प्रोड्यूसर्स की। प्रोड्यूसर्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं यानी कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। तो इसमें आप देख पाओगे क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स सबसे पहली कैटेगरी है जो हम पढ़ेंगे, पहला ग्रुप है किंगडम प्रोटिस्टा का जो हम स्टडी करेंगे। दूसरा है डायनोफ्लैजिलेट्स, एंड थर्ड आएंगे यूग्लिनोइड्स। ये तीनों ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूसर्स है यानी कि बाहर के रॉ मटेरियल को यूज करके अपना खाना खुद बनाते हैं। कुछ एक्सेप्शंस आपको देखने को जरूर मिलेंगे, वो मैं साथ ही में ग्रुप्स के साथ डिस्कस करूंगी, बट ये अपना खाना प्राइमरीली खुद ही बनाते हैं, ठीक है। यानी कि फेवरेबल कंडीशन है तो खुद ही खाना बनाएंगे। उसके बाद ऐसे आएंगे जो कि है कंज्यूमर्स, यानी कि जो बाहर से खाना खाते हैं लेकिन वो कंज्यूमर है डिकम्पोजिशन नेचर के, यानी कि वो डिकम्पोजर्स हैं। और डिकम्पोजर्स में आपको दिखेंगे स्लाइम मोल्स, यानी कि सेप्रोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करने वाले स्लाइम मोल्स। ये बाहर के खाने को, ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करते हैं और अल्टीमेटली फिर न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। और लास्ट है प्रोटोजोन्स जो पैरासिटिक है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों ही फॉलो करते हैं। सो प्रोटोजोन्स। सो हम कौन कौन सी कैटेगरी से यहाँ पे डील करेंगे, ग्रुप स्टडी करेंगे। पहला तो क्राइसोफाइट्स प्रोड्यूसर्स है, डायनोफ्लैजिलेट्स अगेन प्रोड्यूसर्स, यूग्लिनोइड्स प्रोड्यूसर्स खाना खुद बना रहे हैं, स्लाइम मोल्स कंज्यूमर्स हैं, बाहर से खाना एक्वायर करते हैं और डिकम्पोजिशन भी करते हैं, और लास्ट प्रोटोजोन्स जिनमें पैरासिटिक और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों दिखेंगे, ठीक है। सो न्यूट्रिशन के बेसिस पे मैंने 3 कैटेगरीज बनाई है जिनके अंदर 5 ग्रुप्स हैं। तो अब एक एक करके इन ग्रुप्स के बारे में डील करते हैं और साथ ही में इनका कंपैरेटिव एनालिसिस भी करेंगे ताकि आपको याद करने में, लर्न करने में इजी रहे। आप सबको कंपेयर करते हुए स्टडी करोगे तो आपके लिए समझना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले ग्रुप के बारे में, दैट इज क्राइसोफाइट्स। सो लेट्स डिस्कस अबाउट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। तो एक एक करके हम बात करने वाले हैं उनके कुछ फीचर्स के बारे में। सबसे पहले उन ग्रुप के हैबिटेट के बारे में बात करेंगे, उनके न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे, फ्लैजिला कैसा है भी या नहीं। फ्लैजिला से अप्रोप्रिएट टर्म हम यूज कर सकते हैं इफ दे हैव एनी मोटाइल स्ट्रक्चर और नॉट, तो कोई मोटाइल स्ट्रक्चर है या नहीं है, अगर है तो किस तरीके से अरेंज्ड है, उसके अलावा सेल वॉल है या नहीं है, अगर है तो उसमें कंपोनेंट्स कौन से हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे और अल्टीमेटली एग्जांपल्स के साथ इसको कंपाइल करेंगे हर एक ग्रुप को। सबसे पहला ग्रुप जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स अभी हमने बात की, वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना। तो ये रहते कहाँ हैं, ये कहाँ पे मिलेंगे? एक्वेटिक फॉर्म डेफिनेटली है। क्या ये फ्रेश वाटर फॉर्म्स हैं या मरीन फॉर्म्स हैं? सो हम इनके हैबिटेट की बात करें तो दे आर मरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर। मरीन और फ्रेश वाटर फॉर्म्स दोनों मिलेंगे और पानी में रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनकी मूवमेंट का क्या हिसाब है कि ये क्या करते हैं, जैसे जैसे वाटर करंट्स मूव करेंगे वैसे वैसे पैसिवली ये मूव होते जाएंगे, खुद से मूव नहीं करेंगे। तो पैसिवली वाटर करंट के साथ मूव करते रहेंगे। अगर लेफ्ट साइड में वाटर करंट मूव करेगी तो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में मूव करेगी वाटर करंट तो राइट साइड में मूव कर जाएंगे। इसी वजह से इन्हें एक पर्टिकुलर नेम भी दिया गया है, दैट इज प्लैंक्टन्स। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्लैंक्टन्स। प्लैंक्टन्स वो ऑर्गेनिजम्स को टर्म दिया जाता है जो पैसिवली मूव करते हैं वाटर करंट के साथ, ठीक है। तो हैबिटेट मरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर फॉर्म्स दोनों ही मिलेंगी और वहां पे ये फॉलो करते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉफिक। और ये ऑर्गेनिजम्स बल्क ऑफ फूड बनाते हैं, बहुत ज्यादा रेट पे फोटोसिंथेसिस करते हैं और जिसकी वजह से ये कैटेगराइज किए गए हैं एज द चीफ प्रोड्यूसर्स, यानी कि इनकी पॉपुलेशन
यानी कि इनका अबंडेंस इतना है और ये इतने सफिशिएंट रेट पे फोटोसिंथेसिस करते हैं, खाना प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें चीफ प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में डाला गया है, यानी कि मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। जो आप फूड चेन देखते हो उसमें बहुत सारे केस में जो फूड चेन्स है वो इन्हीं प्लैंक्टन से स्टार्ट होती है। ठीक है, अब इनके केस में मोटाइल स्ट्रक्चर है या नहीं है? तो मोटाइल स्ट्रक्चर नॉर्मली तो नहीं होता, कोई फ्लैजुला कोई सीलिया नहीं, बट हाँ रिप्रोडक्टिव स्टेज में डेफिनेटली फ्लैजुला होता है। ठीक है, सिर्फ रिप्रोडक्टिव स्टेज में आएगा, अदरवाइज नहीं। सो मोटाइल स्ट्रक्चर्स के केस में बात करें, सो दे हैव ओनली फ्लैजुला बट इन रिप्रोडक्टिव स्टेज। ऐसे नहीं होगा, अगर आपसे नॉर्मली पूछा जाए कि फ्लैजुला है तो फ्लैजुला इनके केस में एब्सेंट रहता है नॉर्मली, बट रिप्रोडक्टिव स्टेज में अगर पूछा जाए तो डेफिनेटली फ्लैजुला प्रेजेंट रहता है। नाउ इट विल टॉक अबाउट सेल वॉल, जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इनका। तो सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट रहती है और इनके सेल वॉल में सिलिका प्रेजेंट रहता है। सिलिका प्रेजेंट होने की वजह से ना नॉर्मली इनकी जो सेल वॉल होती है ना वो लेयर्स में होती है, इस तरीके से होगी जैसे सोप बॉक्स के ऊपर लेटली होता है, जैसे फिट हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही 2 लेयर्स होती हैं, एपिथीका एंड हाइपोथीका, बिल्कुल सोप बॉक्स की तरफ फिट हो जाता है। और इनके केस में जो है वो सिलिका प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से इनकी सेल वॉल इंडेस्ट्रक्टिबल है, खत्म नहीं होती। ये ऑर्गेनिजम्स मर भी जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे, बट सेल वॉल का जो सिलिका कंटेंट है वो वहीं पे रह जाता है, यानी कि बेसल एरिया में रह जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। और इनकी डेथ के बाद सिलिका कई मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद इतना ज्यादा सिलिका डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर एरिया के अर्थ का जो टेक्सचर है वो चेंज हो जाएगा। और उस अर्थ में ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, और उस अर्थ को, उस लैंड एरिया को, उस सॉइल को नाम दिया जाता है डायटमेशियस अर्थ। सो डायटमेशियस अर्थ इन्हीं ऑर्गेनिज्म के सेल वॉल के सिलिका डिकम्पोज ना होने की वजह से होती है। ठीक है, तो सिलिका प्रेजेंट रहता है विच मेक्स इट इंडिस्ट्रक्टिबल रह जाएगी सेल वॉल, और इंडिस्ट्रक्टिबल सेल वॉल जो है इट फॉर्म्स डायटमेशियस अर्थ। सो डायटमेशियस अर्थ बनाता है, एंड दिस डायटमेशियस अर्थ, जैसे मैंने कहा कि बहुत ही डिफरेंट टेक्सचर रहता है इस डायटमेशियस अर्थ का, जिसकी वजह से इसे यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में फॉर पॉलिशिंग, फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स, ऑयल्स एंड सिरप्स को फिल्टर करने के लिए और पॉलिशिंग के लिए। सो इट इज यूज्ड फॉर पॉलिशिंग and filtration of oils and syrups. Oils and syrups. Okay. So क्या क्या हमने जाना? हमने जाना कि क्राइसोफाइट्स मरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर फॉर्म्स होती हैं, और ये ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिकली वाटर करंट के साथ मूव करते हैं, इसलिए प्लैंक्टन्स कहा जाता है। और ये ऑर्गेनिज्म चीफ प्रोड्यूसर है, बल्क ऑफ फूड प्रोड्यूस करते हैं यूजिंग ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और इनके केस में फ्लैजिला नॉर्मली नहीं होता बल्कि रिप्रोडक्टिव स्टेज में ही होगा, और सेल वॉल प्रेजेंट होती है और सिलिका इन्फ्यूज्ड रहता है इनके सेल वॉल में, विच मेक्स देयर सेल वॉल इंडिस्ट्रक्टिबल। और इंडिस्ट्रक्टिबल होने की वजह से ये ऑर्गेनिज्म जब डिकम्पोज भी हो जाते हैं तो सिलिका कंटेंट वहीं रहकर डायटमेशियस अर्थ बना लेता है, जो पॉलिशिंग में और फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स और सिरप्स में यूज किया जाता है। ठीक है, सो अब फाइनली बात करते हैं इनकी एग्जांपल्स के बारे में। सो दिस क्राइसोफाइट्स इंक्लूड्स डायटम्स, इसमें डायटम्स आएंगे, और आएगी गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी हैज अनदर नेम एज वेल, दैट इज डेस्मिड्स, इसे डेस्मिड्स भी कहा जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्राइसोफाइट्स। सो एनसीईआरटी हमें इन सब पॉइंट्स के बारे में बताती है, तो इन्हें बहुत ध्यान से स्टडी करना है।
और यही पॉइंट्स आगे हम डिस्कस करने वाले हैं बाकी ग्रुप्स के साथ भी, ठीक है। सो नेक्स्ट ग्रुप के बारे में बात करते हैं, दैट इज डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स नाम से पता चल रहा है फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर्स है, फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं। और ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं जिन्हें आप डाइनोफ्लैजिलेट्स कह रहे हो, ये पाए जाते हैं मरीन एरिया में मोस्टली। सो दे आर मोस्टली मरीन है। और ये ऑर्गेनिज्म भी, क्योंकि हमने प्रोड्यूसर्स के अंडर स्टडी किए थे, तो ये ऑर्गेनिजम्स भी ऑटोट्रॉफिक बोर्ड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। और इनके पास, जैसे कि हम बात करें क्राइसोफाइट्स की भी, तो उनके पास क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, फ्यूकोजेंथिन जैसे पिगमेंट्स रहते हैं। वैसे ही डाइनोफ्लैजिलेट्स में भी क्लोरोफिल के साथ साथ अलग अलग पिगमेंट्स रहेंगे जो इनको कलर भी देते हैं इन ऑर्गेनिजम्स को। तो आपको वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। यानी कि अगर आप पिगमेंट्स की बात करो तो इनके पास अलग अलग तरह के पिगमेंट्स हैं जो इन ऑर्गेनिजम्स को कलर देते हैं, जैसे कि रेड, येलो, ब्राउन, ग्रीन, ठीक है। सो ऐसे कलर्स के ऑर्गेनिजम्स आपको डाइनोफ्लैजिलेट कैटेगरी में देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो वो इस वजह से, क्योंकि इनके पास एडिशनल पिगमेंट अदर देन क्लोरोफिल, इनके पास एडिशनल पिगमेंट्स हैं जो बहुत अबंडेंस में होते हैं इनकी बॉडी में, जो इनको कलर प्रोवाइड करते हैं, राइट। उसके बाद मोटाइल स्ट्रक्चर्स की बात करें, सो डेफिनेटली दे हैव फ्लैजिला, इनके एंटायर लाइफ में एडल्ट फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। और जो फ्लैजिला प्रेजेंट रहता है उसमें एक प्रॉपर पैटर्न है। मैं यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बना रही हूँ जो आप एग्जाम्पल में भी स्टडी करोगे, दैट इज गोनोलॉक्स। इस तरीके से ऑर्गेनिज्म है। ये ऑर्गेनिज्म है और इसकी बॉडी में जब आप फ्लैजिला देखोगे ना, तो एक फ्लैजिला आपको दिखेगा बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल लाइक दिस, और एक फ्लैजिला दिखेगा जो इसकी बॉडी को सराउंड कर रहा है ट्रांसवर्सली लाइक दिस। सो फ्लैजिला जो है डाइनोफ्लैजिलेट्स के केस में दो तरह का होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है और एक ट्रांसवर्स होता है। सो फ्लैजिला 2 in number, one longitudinal and another one is transverse. So longitudinal and transverse. So इस तरीके से पैटर्न रहेगा, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स, फाइन। नाउ we'll talk about cell wall. Definitely cell wall present है, बट सेल वॉल के केस में जैसे यहाँ पे सिलिका था, दे हैव सेल्यूलोसिक प्लेट्स। सेल्यूलोसिक प्लेट्स इनके आउटर साइड में रहेंगी, ठीक है। यानी कि आउटर पार्ट ऑफ सेल वॉल जो है उसमें सेल्यूलोसिक प्लेट्स रहने वाली है, ठीक है। सो सेल्यूलोसिक प्लेट्स रहेंगी सेल वॉल के बाहर, इन्फ्यूज नहीं रहेगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल के साथ एंड करते हैं। सो एग्जाम्पल्स है इस केस में गोनेलॉक्स। गोनेलॉक्स ये वो ऑर्गेनिज्म है बेटा जो कि रेड टाइड्स फॉर्म करता है। एक रेड डाइनोफ्लैजिलेट है, ये फॉर्म करता है रेड टाइड्स। इसकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा ग्रो करके ओशन में रेड टाइड्स फॉर्म करता है, यानी कि टाइड्स फॉर्म होंगी जो रेड कलर की होंगी। और ये रिप्रेजेंट करता है कि गोनेलॉक्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर ओशनिक एरिया में, और वहां पे वो टॉक्सिन रिलीज कर रहा है जो कि मरीन लाइफ के लिए खराब हो सकता है। सो रेड टाइड्स रिप्रेजेंट्स कि गोनेलॉक्स ज्यादा है और वो गोनेलॉक्स रिलीज करते हैं टॉक्सिन विच इज हार्मफुल फॉर मरीन लाइफ, जो मरीन लाइफ के लिए टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। सो ये है कुछ प्रॉपर्टीज जो डाइनोफ्लैजिलेट्स की हैं। अब थर्ड कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। फिर हम कंपेयर करेंगे उन तीनों कैटेगरीज को।
बिफोर द लास्ट टू कैटेगरीज हमारे पास बचेंगी, लास्ट टू ग्रुप्स। सो थर्ड है यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स अगेन वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। दे आर मोस्टली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स। फ्रेश वाटर फॉर्म्स आपको ज्यादा मिलेंगी एंड जैसे मैंने कहा दे आर ऑटोट्रॉफ्स। बट एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन ये कि ऑटोट्रॉफ ये तब होते हैं जब सनलाइट ज्यादा अवेलेबल होती है। लेकिन अगर सनलाइट कम है तो ये क्या करते हैं, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं जब सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती। सो इन एब्सेंस ऑफ लाइट दे गेट स्विच्ड इनटू हेटेरोट्रॉफ्स। तो मतलब इनके केस में जो न्यूट्रिशन है वो डिपेंडेंट है सनलाइट पे। सनलाइट होगी तो ऑटोट्रॉफिक है, नहीं होगी तो हेटेरोट्रॉफिक मोड पे स्विच कर जाएंगे। फर्दर बात करते हैं फ्लैजिला की। इफ दे हैव फ्लैजिला और नॉट, डेफिनेटली दे हैव फ्लैजिला। इनके केस में भी 2 फ्लैजिला रहेंगे, बट जो फ्लैजिला है इस केस में गोनोलॉग्स के केस में आप क्या देख रहे थे, यानी कि डायनोफ्लैजिलेट्स के केस में क्या देख रहे थे, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला। बट इस केस में जो फ्लैजिला देखोगे वो दोनों ही लॉन्गिट्यूडनल रहते हैं, यानी कि लंबाई में। तो एक डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रही हूं, ये है यूग्लिना जो रिप्रेजेंट करता है यूग्लिनॉइड्स को। सो एक फ्लैजिला इसके केस में ये रहेगा, एक छोटा सा फ्लैजिला यहां पे। सो 2 फ्लैजिला, एक ये और एक ये। ठीक है, थोड़ा वाइडर कर रही हूं यहां से। सो 2 फ्लैजिला रहेगी, एक स्मॉलर है एक लॉन्गर है, बट दोनों ही लॉन्गिट्यूडनल है। ठीक है, सो 2 फ्लैजिलास। नाउ नेक्स्ट सेल वॉल। तो सेल वॉल एब्सेंट रहती है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती यूग्लिनॉइड्स के केस में, बल्कि दे हैव पेलिकल इंस्टेड ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल की जगह इनके पास पेलिकल प्रेजेंट रहता है, जो मॉइस्ट और स्ट्रेचेबल लेयर होती है इनकी बॉडी के अराउंड। सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होगी। तो आप देख पा रहे हो सेल वॉल, कुछ में सेल वॉल है और कुछ में सेल वॉल नहीं है। तो एग्जाम्पल है, और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इस केस में, यूग्लिना। ठीक है, सो कंपेयर करते हैं इन ऑर्गेनिजम्स को। सबसे पहले तो क्राइसोफाइट्स है, मरीन और फ्रेश वाटर दोनों। लेकिन डायनोफ्लैजिलेट सिर्फ मैरीन, यूग्लिनॉइड सिर्फ फ्रेश वाटर। यहाँ पे मोस्टली की बात की गई है, कुछ एक्सेप्शन डेफिनेटली है, बट एनसीईआरटी उन एक्सेप्शंस के बारे में बात नहीं करती है। ठीक है, सो मरीन और फ्रेश वाटर, मरीन मोस्टली एंड फ्रेश वाटर मोस्टली। फाइन। उसके बाद न्यूट्रिशन की बात करें, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बट एडिशनली क्या याद करना है कि क्राइसोफाइट्स चीफ प्रोड्यूसर्स है। डायनोफ्लैजिलेट्स के केस में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के अलावा सपोर्टिंग पिगमेंट्स और हैं जो कि उनको कलर्स प्रोवाइड करते हैं। और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूग्लिनॉइड्स के केस में भी है, बट वो स्विच कर जाते हैं इनटू हेटेरोट्रॉफ्स जब सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक, उसके बाद मोटाइल स्ट्रक्चर, फ्लैजिला प्रेजेंट है, बट सिर्फ रिप्रोडक्टिव स्टेज में। अगर नॉर्मली बात करें तो नॉर्मली फ्लैजिला नहीं होता है। फ्लैजिला 2 प्रेजेंट है डायनोफ्लैजिलेट्स के केस में, बट वन इज लॉन्गिट्यूडनल बट अनदर वन इज ट्रांसवर्स। यूग्लिनॉइड्स के केस में भी इसकी तरह 2 फ्लैजिला है, डायनोफ्लैजिलेट्स की तरह 2 फ्लैजिला है, बट इसके केस में 2 लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला है इंस्टेड ऑफ 1 लॉन्गिट्यूडनल एंड 1 ट्रांसवर्स। नाउ सेल वॉल, क्राइसोफाइट्स के केस में सेल वॉल प्रेजेंट है विद इन्फ्यूज्ड सिलिका, जो उसको इंडिस्ट्रक्टिबल बनाता है। और ये सिलिका इन्फ्यूज सेल वॉल जो है वो डायटोमेशियस अर्थ फॉर्म करती है, जो बहुत ही ग्रिटी और दानेदार होती है, जो यूज की जाती है पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल सिरप्स में। एंड अल्टीमेटली डायनोफ्लैजिलेट्स के केस में सेलुलोसिक प्लेट्स रहेंगी विद जो कि आउटर सेल वॉल में, आउटर लेयर पार्ट ऑफ सेल वॉल में प्रेजेंट रहेगी, इंटरनली इन्फ्यूज्ड नहीं होगी। और यूग्लिनॉइड्स के केस में सेल वॉल ही प्रेजेंट नहीं है, बल्कि उसकी जगह पेलिकल आपको दिखेगा। राइट, नाउ विल टॉक अबाउट नेक्स्ट कैटेगरी, नेक्स्ट ग्रुप, दैट इज स्लाइम मोल्ड्स। So next slime molds. अब
ये स्लाइम होल्स जो है, सबसे पहले इनका हैबिटेट क्या है? तो ये ऑर्गेनिजम्स जो है वो मॉइस्ट एरिया में पाए जाते हैं। मॉइस्ट एरिया यानी कि आपको मॉइस्ट वुडन लॉग दिखेगा ना, उसके ऊपर ये ग्रो करना शुरू करेंगे, क्योंकि इनको ऑर्गेनिक मैटर चाहिए, वहां से ये फूड एक्वायर करते हैं और अल्टीमेटली उसे खाकर उससे न्यूट्रिशन एक्वायर करके ये ग्रो करते हैं। तो मॉइस्ट एरिया, चाहे वुडन लॉग हो चाहे और सॉलिड डिकेइंग मैटर हो, बट उसमें मॉइस्चर अच्छा होना चाहिए जो इनके लिए फेवरेबल होता है ग्रो करने के लिए। तो मॉइस्ट एरिया चाहिए होता है और ये फॉलो करते हैं सेप्रोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करेंगे और ग्रो करते हुए उसमें से ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करते हुए उसे खाते रहते हैं, ठीक है, उसमें से न्यूट्रिशन एक्वायर करते रहते हैं और जैसी कंडीशन हो, फेवरेबल हो अनफेवरेबल हो, उसके अकॉर्डिंग ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो कर लेंगे। मोटाइल स्ट्रक्चर, कोई सिलिया नहीं है, कोई फ्लैजिला नहीं है, ठीक है। प्लाज्मोडियल स्टेज आती है इनकी लाइफ में जो कि थोड़ा मूव करती है, बट वो उसके केस में थोड़ा सीडियोपोडियल स्ट्रक्चर्स होंगे, बट प्रॉपर सिलिया या फ्लैजिला नहीं रहता है। एंड दे डोंट हैव एनी सेल वॉल आइदर, इनके पास सेल वॉल भी नहीं है, ठीक है। यूग्रेनॉइड्स में भी सेल वॉल नहीं थी, इनके केस में भी सेल वॉल नहीं है। अब इनके केस में ना कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी, जो एनसीईआरटी भी एक्सप्लेन करता है, वो है इनके लाइफ साइकिल के बारे में। तो लाइफ साइकिल अगर आप इनका देखोगे तो सबसे पहले जो फेवरेबल कंडीशन है, जब जैसे कि इनके पास प्रॉपर टेम्परेचर और मॉइस्चर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा और उसके बाद बल्क ऑफ मॉइस्चर है जो इनके लिए सूटेबल है ग्रो करने के लिए, तो ये क्या करेंगे, इनकी लाइफ में एक स्टेज होती है दैट इज प्लाज्मोडियल स्टेज, ये वो फॉर्म करते हैं। ये है इनकी प्लाज्मोडियल स्टेज जो बहुत ही इरेगुलर सी होती है और जो वुडन लॉग पे या अदर ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करती है, ठीक है। तो प्लाज्मोडियल स्टेज है, अब ये स्टेज क्या होगी, ये स्टेज जो है वो ऑर्गेनिक मैटर पे घूम घूम के उसको डाइजेस्ट करेगी, उस पे फीड करना शुरू करेगी। सो दिस प्लाज्मोडियम स्टेज इट डाइजेस्ट ऑर्गेनिक मैटर, ये डाइजेस्ट करेगी ऑर्गेनिक मैटर को, और वो कैसे डाइजेस्ट करेगी, अपनी बॉडी से एंजाइम्स को रिलीज करके बाहर फूड को डाइजेस्ट करके उसमें से न्यूट्रिशन, सिंप्लीफाइड न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर रही है। सेप्रोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो प्लाज्मोडियम स्टेज फेवरेबल कंडीशन में आती है, ठीक है, जब इनके पास प्रॉपर टेम्परेचर और मॉइस्चर है, फेवरेबल कंडीशन में। अब इन्होंने खाना खाया, अब खाना खाएंगे, प्लाज्मोडियम स्टेज है, खाना खा रही है, डेवलप कर रही है और अपना साइज भी ग्रो करेगी। तो साइज ग्रो करने के दौरान ना इनका थोड़ा सा मेशी सा अरेंजमेंट आ जाता है, लाइक दिस, अपना साइज ग्रो करेंगे और थोड़ा सा मेशी सा अरेंजमेंट आ जाएगा, ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा, मेशी सा प्लाज्मोडियम। अब ये प्लाज्मोडियल स्टेज क्या होगी, फर्दर डेवलप करना शुरू करती है छोटे से स्पोरेंजियल स्ट्रक्चर्स, क्योंकि फेवरेबल कंडीशन है तो अनफेवरेबल कंडीशन भी तो आएगी, है ना। तो इनकी लाइफ में जब अनफेवरेबल कंडीशन आने लगती है तो इस तरीके से बल्बोलर स्ट्रक्चर ये अपनी बॉडी के ऊपर डेवलप करना शुरू कर देते हैं, इस तरीके से बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, और इन्हें कहते हैं स्पोरेंजियल स्ट्रक्चर। ये मेश लाइक अरेंजमेंट है और स्पोरेंजियल स्ट्रक्चर यहां से डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। सो दिस स्टेज रिप्रेजेंट्स द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियल स्ट्रक्चर्स, और ये तब स्टार्ट होते हैं जब अनफेवरेबल कंडीशन आना शुरू हो जाती है, जब अपने प्लाज्मोडियल स्ट्रक्चर के लिए, प्लाज्मोडियल स्ट्रक्चर के मेंटेनेंस के लिए या फूड एक्वायर नहीं कर पाएंगे, खुद को मेंटेन नहीं कर पाएंगे ड्राई कंडीशन में और हाई टेम्परेचर में या बहुत लो टेम्परेचर में, तब ये स्पोरेंजियम बनाना शुरू करते हैं ताकि ये रिप्रोड्यूस भी इजीली कर पाए और खुद को डेवलप भी इजीली कर पाए, ठीक है। अब स्पोरेंजियल स्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू करते हैं जो अल्टीमेटली डेवलप होके बड़ा हो जाता है, इस तरीके से कुछ स्पोरेंजियल स्ट्रक्चर बन जाएगा, बड़ा सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है।
सो दिस इज द डेवलप्ड स्पोरेंजियल स्ट्रक्चर. अब ये स्पोरेंजियल स्ट्रक्चर क्या करेगा, डेवलप्ड स्पोरेंजियल स्ट्रक्चर, अब अनफेवरेबल कंडीशन है, ये अब ज्यादा ग्रो करेगा नहीं, है ना, प्रॉपर अनफेवरेबल कंडीशन आ गई है, तो अभी प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगा, डेवलप नहीं कर पाएगा. अब ये क्या करेगा, ये अपना बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, इस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में कुछ चीजें, कुछ डिविजन्स करना शुरू करेगा अंदर ही, उसे रिलीज नहीं करेगा अभी. ठीक है, सो अंदर क्या करना शुरू करेगा, डिविजन्स करना शुरू करेगा और फॉर्म करेगा ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसे सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स जो थिक और रेजिस्टेंट वॉल से कवर होंगे, जिन्हें कहा जाता है स्पोर्स. सो अब क्या करेंगे, दिस स्पोरेंजियल स्ट्रक्चर फॉर्म स्पोर्स. अब वो स्पोर्स क्या होते हैं, स्पोर्स जो है वो सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके अराउंड थिक और रेजिस्टेंट वॉल होती है. रेजिस्टेंट वॉल मतलब ऐसी वॉल जो किसी भी हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन को बेयर कर ले, कभी भी, चाहे कितनी भी बाहर ड्राइनेस हो, कितनी भी ठंड हो, ये स्ट्रक्चर्स के आने के अंदर के सेल्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये जर्मिनेट कर जाएंगे अपनी वॉल को तोड़ते हुए. सो क्या होगा, फॉर्मेशन होगी स्पोर्स की. और अब ये स्पोर्स क्या करेंगे, ये स्पोर्स अल्टीमेटली फेवरेबल कंडीशन आने पे गैमीट्स की फॉर्मेशन करेंगे, और ये गैमीट्स अल्टीमेटली डेवलप हो जाएंगे इनटू न्यू प्लाज्मोडियम. और फिर ये प्लाज्मोडियम फेवरेबल कंडीशन के दौरान बहुत सारा फूड एक्वायर करेगा, ग्रो करेगा, और अल्टीमेटली फिर अनफेवरेबल कंडीशन आते ही स्पोरेंजियल स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन करके, स्पोर फॉर्मेशन करके आगे डेवलप करेगा. Fine. So this is all about the nature and the life cycle of slime molds. Now we'll talk about our last group of kingdom Protista, that is protozoa. Now the last group, that is protozoans. Protozoans वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एनिमल लाइक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं. आप इस केस में मोस्टली आपको वो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे जिनके पास मोटाइल स्ट्रक्चर्स भी हैं अलग से, और ये मोस्टली होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं. सो हैबिटेट की बात करें तो दे आर आइदर फ्री लिविंग फॉर्म्स भी मिलेंगी और एंडोपैरासाइट्स भी मिलेंगे आपको, यानी कि बॉडी के अंदर रहने वाले. और उसके बाद न्यूट्रिशन, सो मेनली होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, और बॉडी के अंदर भी रहते हैं, उससे भी न्यूट्रिशन एक्वायर करेंगे. फ्री लिविंग में एक्वेटिक फॉर्म्स है, मॉइस्ट सॉइल में भी आपको देखने को मिलेंगे, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. और मोटाइल स्ट्रक्चर्स तो बहुत डिफरेंट तरह के हैं, यानी कि आपको मोटाइल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे आइदर सीलिया, फ्लैजिला और स्यूडोपोडिया. सो सीलिया भी है, फ्लैजिला भी है और स्यूडोपोडिया भी है. और सेल वॉल वो तो एब्सेंट है, सेल वॉल नहीं मिलेगा इन ऑर्गेनिजम्स में. ठीक है, अब बच्चे प्रोटोजोन्स के केस में कुछ कैटेगरीज भी हैं, यानी कि इनके मोटिलिटी स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे, इनके नेचर्स के बेसिस पे इनको कैटेगराइज भी किया गया है. उन कैटेगरीज के बारे में भी एक ब्रीफ लेंगे हम. तो प्रोटोजोन्स की अगर हम बात करें तो वी हैव सीलिएटेड प्रोटोजोन्स जिनके पास सीलिया है. इनके नाम से ही पता चल रहा है, दे हैव सीलिया एज अ मोटाइल स्ट्रक्चर. और इनके केस में आपको दिखेगा पैरामीशियम. तो पैरामीशियम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, दिस इज पैरामीशियम विथ सीलिया, फुटसोल लाइक स्ट्रक्चर रहता है. ये एक एनल स्पॉट यहां पे रहेगा, स्ट्रक्चर. So this is gullet
यानी कि वो पार्ट जहां से फूड एक्वायर करते हैं, यहाँ से फूड अंदर जाता है और यहीं पे बॉडी के अंदर ही फूड वैक्यूल के अंदर फूड की डाइजेशन होगी। एडिशनली दे हैव टू न्यूक्लियस, पैरामीशियम के केस में 2 न्यूक्लियस होते हैं, द माइक्रो न्यूक्लियस ये छोटा वाला और ये मैक्रो न्यूक्लियस बड़ा वाला। और उसके बाद दे हैव कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स एज वेल फॉर ऑस्मोरेगुलेशन। और फर्दर एक और स्पॉट है जहां से डाइजेस्टेड वेस्ट को बाहर निकालते हैं, दैट इज एनल स्पॉट। और ये पार्ट आपको दिख रहा है सीलिया, ये है मोटाइल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और जैसे मैंने कहा मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस दोनों है। ये है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, so this is the structure of the organism that is paramecium, जिसके पास सीलिएटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। फुट सोल्स लाइक स्ट्रक्चर रहेगा पैरामीशियम का, और सीलिया है जो एक ही डायरेक्शन में पर्टिकुलरली बीट करके इस ऑर्गेनिज्म को फूड एक्वायर करने में भी हेल्प करते हैं और मूव करने में भी हेल्प करते हैं। तो फूड कैसे एक्वायर करेंगे, सीलिया जो है वो बीट करता है और फूड को डायरेक्ट करता है टुवर्ड्स द गलेट, और गलेट फिर फूड को इंजेस्ट करके फूड वैक्यूल यहाँ से क्रिएट होगा, फूड वैक्यूल क्रिएट करके फर्दर डाइजेशन करता है और फर्दर न्यूट्रिएंट्स को वो साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देगा और जितना भी डाइजेस्टेड वेस्ट है वो एनल स्पॉट के थ्रू बाहर आ जाएगा। सो दिस इज अबाउट द सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। अब है हमारे पास वो प्रोटोजोन्स जिनके पास फ्लैजिला, सीडोपोडिया है और ऐसे जो इनके केस में स्पोर स्टेज आती है उनके लाइफ साइकिल में। नाउ नेक्स्ट अब बात करेंगे नेक्स्ट फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के बारे में। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स नाम से पता चल रहा है ये वो प्रोटोजोन्स है जिनके लाइफ स्टेज में यानी कि एडल्ट फॉर्म में मोटाइल स्ट्रक्चर रहेगा फ्लैजिला, सो दे हैव फ्लैजिला। सो इनके केस में बात करने वाली हूं मैं कुछ पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो एग्जाम्पलीफाई करते हैं इनको, that is trypanosoma, trypanosoma gambians। हम अंडरलाइन कर रहे हैं इनको अकॉर्डिंगली बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग। अगर हम हैंड रिटन बायोलॉजिकल नेम मेंशन कर रहे हैं तो उसे अंडरलाइन करना है सेपरेटली। सो ये ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस जो है ये कॉज करता है एक डिजीज जिसे कहा जाता है स्लीपिंग सिकनेस। इट कॉजेस स्लीपिंग सिकनेस। एक और ऑर्गेनिज्म है जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के अंदर आता है, दैट इज लेशमेनिया। कंप्लीट नेम यहाँ पे इसका स्पीशी भी यहाँ पे मेंशन कर रही है, दैट इज डोनोवेनी, एंड दिस ऑर्गेनिज्म कॉजेस काला अजर, causes disease that is काला अजर। इनके पास फ्लैजिला रहता है लाइक दिस। फ्लैजिलेटेड स्टेज रहेगी इस तरीके से, ये देखिए फ्लैजिला है। नाउ द नेक्स्ट हमारे पास है एमेबॉइड प्रोटोजोन्स। एमेबॉइड प्रोटोजोन्स वो है जिनके पास स्यूडोपोडिया होता है एज अ मोटिलिटी स्ट्रक्चर। सूडोपोडिया तो एग्जाम्पल है एमीबा। एमीबा जो है वो स्यूडोपोडिया एक्सटेंड करके फूड भी एक्वायर करता है और मूव भी करता है ना। एंटमीबा, हिस्टोलिटिका, ये आ गया
अमीबा नॉर्मली। और सीडोपोडिया किस तरीके से एक्सटेंड करते हैं, इस तरीके से सीडोपोडियल एक्सटेंशन है। जैसे कि अगर फूड पार्टिकल है तो इस तरीके से फॉल्स फीट यानी कि सूडोपोडिया एक्सटेंड करके ये फूड को एक्वायर करते हैं। Pseudopodia also called as false feet. So ये है हमारे पास amoeboid protozoans with pseudopodia. Now last sporozoans. स्पोरोजोन्स वो होते हैं जिनके लाइफ में एक स्पोर फॉर्मिंग स्टेज होती है। ये वो प्रोटोजोन्स हैं जिनकी लाइफ में स्पोर फॉर्मिंग स्टेज होती है। इसमें एक बहुत ही फेमिलियर एग्जांपल है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी, वो है प्लाज्मोडियम की, जो मलेरिया कॉज करता है। सो प्लाज्मोडियम कॉजेस मलेरिया। सो ये है प्रोटोजोन्स के बारे में। तो प्रोटोजोन्स वो हैं जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। मेनली इनके केस में जो कैटेगराइजेशन है वो इस बेसिस पे है कि मोटाइल स्ट्रक्चर कौन से ऑर्गेनिजम्स में। तो सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, एमेबॉइड प्रोटोजोन्स और स्पोरोजोन्स हमने देखे, जिसमें सीलिया वाले प्रोटोजोन्स को अलग कर दिया गया था, जिनके पास फ्लैजिला है उनको अलग कर दिया गया। जो स्यूडोपोडिया फॉर्म करते हैं वो अलग कैटेगरी में है, जिनमें स्पोर फॉर्मिंग स्टेज है वो अलग है। ठीक है, सो हमने 5 ग्रुप्स कवर किए हैं प्रोटिस्ट किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, दैट इज क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्स एंड अल्टीमेटली प्रोटोजोन्स। सो दिस इज ऑल अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा। और अब हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट किंगडम के बारे में, दैट इज किंगडम फंजाई। और एडिशनली उन ऑर्गेनिजम्स, उन पर्टिकुलर पार्ट के बारे में भी जो आर एच विटेकर ने क्लासिफिकेशन के अंडर इंक्लूड नहीं किए हैं।